नमस्कार। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही दर्द भरा मुकदमा। ऐसी मुकदमा जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को फिलहाल झकझोर रखा है, बल्कि मरने वाले ने तो अमेरिका के प्रधानमंत्री ट्रंप को भी टैग कर लिया अपने मैसेज में और उनसे यह अपील की जाते जाते, स्टॉप लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन इन इंडिया। हिंदुस्तान में कानूनी रूप से मर्दों पुरुषों का जेनोसाइड ट्रंप साहब आप रोकें। तो जी हां, आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपका होस्ट लिए चलता हूं बेंगलोर के उस अभागे इंसान की तरफ जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, टैलेंट था और जिसने तलाक के विवाद में फंसकर आत्महत्या कर ली। यह मामला केवल एक व्यक्ति, केवल एक परिवार, केवल एक शहर का नहीं, बल्कि इसने चूल हिलाकर रख दी है हमारे पुराने पूरी की पूरी कानूनी सिस्टम की, सामाजिक संरचना की और मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर बड़े सवाल खड़े करता है। आज के हम अपने इस कार्यक्रम में इस केस को न सिर्फ विस्तार से समझेंगे, बल्कि केस लड़ते वक्त मानसिक शक्ति का, मानसिक संतुलन का बनाए रखना केस जीतने के लिए कितना आवश्यक है, इस बात को भी समझेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कानूनी पेचीदगियों का और आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे कुचक्र या दुचक्र से बचने के लिए आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। हम यह भी सवाल पूछेंगे कि वह कानून तो मैं अक्सर कहता हूं, हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों के कौमी सूरत से, हमें नफरत थी तो उनके अंदाज़े हुकूमत से। तो अगर आज की हमारी यह सल्तनत हमारी रहबर नहीं हो सकती, तो कह दो कि हमें भी तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। तो यह सिस्टम, यह कानून हमारे लिए बना है। अगर यह हमारी रहबर नहीं हो सकती, तो ऐसे कानून और सिस्टम को क्या उखाड़ फेंकना चाहिए, क्या उसको बदल डालना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे आपकी राय। तो आइए शुरू करते हैं यह मुकदमा। यह कहानी शुरू होती है बेंगलोर से, बेंगलोर के एक युवा होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसकी शादी महज 4 साल पहले हुई थी। शादीशुदा जिंदगी में कुछ समय बाद ही मनमुटाव शुरू हो गया और उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न, डॉरी हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया और इसी के साथ चल पड़े अदालत में 2 और मामले, मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी का। ये पैकेज डील आता है 498A। डाइवोर्स का मुकदमा कोई अकेला नहीं आता, पैकेज डील है। 498 भी आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस भी आएगा, मेंटेनेंस भी आएगा और तो और सिविल के साथ साथ क्रिमिनल मेंटेनेंस भी आएगा और चाइल्ड कस्टडी भी आएगा, फिर चाइल्ड की मेंटेनेंस भी आएगी। तो सोचिए उस एक अकेले व्यक्ति का जो अचानक 10 या 15 मुकदमों में घिर पड़ता है, साथ में उसके परिवार को भी शामिल कर लिया जाता है, जिनका कई बार कोई दोष नहीं होता है। कई बार तो बहन और बहनोई जो दूसरे शहर में रहते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। और फिर शुरू होता है तारीखों का सिलसिला, वकीलों की फीस का दबाव, नौकरी से छुट्टी लेकर तारीख अटेंड करने की सद्दोजहद और दूसरी तरफ समाज का ताना। याद है ना, एक फिल्म में सलमान खान कहता है, मुझे फेल होने से डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है तानों से। तो यहां भी वही ताना,
कि तुम एक पत्नी को नहीं रख सके, तुम अपना घर नहीं बसा सके, आदि आदि। और यह सब उस एक व्यक्ति के लिए अकेले सहना कितना मुश्किल होता होगा, कितना दुस्सवर होता होगा। हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम में मानवीय संवेदनाएं बच गई हैं, और क्या हम उन मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उस अकेले पुरुष को कोई समर्थन, कोई सहारा दे सकते हैं? यह आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। आइए अब हम लिए चलते हैं आपको इस केस के कानूनी पहलू की तरफ। 498A, दहेज उत्पीड़न। यूं तो यह कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसका दुरुपयोग सरेआम है। कोर्ट कई बार कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 498A में यह भी निर्देश दिया कि बिना ठोस जांच के गिरफ्तारी न हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। फिर आ जाता है मेंटेनेंस और एलिमनी का सवाल। पत्नी को आर्थिक सुरक्षा देना कानून के तहत जरूरी है, लेकिन कभी कभी पति की आर्थिक हालत को एक तरफ रखकर, नजरअंदाज कर भारी भरकम राशि तय कर दी जाती है अदालतों द्वारा। फिर शुरू होता है चाइल्ड कस्टडी। अब चाइल्ड कस्टडी अक्सर महिलाओं के पक्ष में जाता है, जो कई बार और विवाद को बढ़ा देता है। महिलाएं विजिटेशन राइट्स होने के बावजूद पिता को विजिटेशंस नहीं देती। और फिर चलती है लंबी कानूनी प्रक्रिया, जहां अदालतों में तारीखों का सिलसिला सालों दर साल चलता है, जिससे मानसिक और आर्थिक दोनों ही तनाव बढ़ जाता है। अब सवाल है कि आप ऐसे कुचक्र और दुष्चक्र में फंस गए हैं या आपके जानने वाले फंस गए हैं, तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मेरी तो सलाह यह है कि अगर ऐसे कुचक्र दुष्चक्र में आप फंस ही गए हैं शनि की 6.5 में, तो सबसे पहले तो किसी अनुभवी वकील से संपर्क करें। एक छोटी सी भी गलती इस मुकदमे में आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दूसरा प्रयास, सभी तरह के साक्ष्य इकट्ठा करें। कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर चैट्स, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शंस। और ध्यान रखें कि इस लड़ाई में जितना शारीरिक आर्थिक, उतना ही मानसिक संबल, मानसिक ताकत की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग लें। मानसिक स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता दें। हाँ, एक कानूनी विकल्प अदालत भी आपको देती है। कोर्ट के बाहर समझौते का प्रयास करें। अगर ऐसा हो गया तो उससे उचित कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, समय, पैसे सब बचते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जानें आपके क्या अधिकार हैं मेंटेनेंस को लेकर, प्रॉपर्टी के राइट्स को लेकर के, चाइल्ड कस्टडी को लेकर के। तो ये तो हुई कानूनी पहलू। जिस तरह के केस कृत्य सामने आ रहे हैं, न सिर्फ बेंगलोर की इस घटना के माध्यम से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, तो यह भी सवाल अब उठने लगा है कि क्या 498A और DV एक्ट में बदलाव की जरूरत है? क्या इन कानूनों के तहत पुरुष को भी सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा देखा गया है अक्सर कि इन कानूनों का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए पत्नियों के द्वारा और पत्नी के परिवार के द्वारा किया जाता है, या इसमें फिर बदले की भावना रहती है, प्रतिशोध की भावना रहती है। क्या यह सही है कि जो कानून न्याय का साधन बनना चाहिए था, वह किसी के लिए सजा बन जाए, मौत का फंदा बन जाए, विवाह एक पवित्र कृत्य की जगह फांसी का फंदा बन जाए? अगर समय रहते इन कानूनों में बदलाव नहीं किया गया तो यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि समाज में मर्द और औरत के बीच फर्क और विभेद को और बड़ा करेगी, समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा देगी और विश्वास तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से दो चार हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, सही कानूनी सलाह लें और अपने मानसिक संतुलन का विशेष ध्यान रखें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर
आप कुछ मासूमों को फांसी लगाने से, छत से कूदने से, जहर खाने से अर्थात आत्महत्या करने से बचा सकते हैं। मैं चाहता हूं यह मुद्दा समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस तरह की परिस्थितियों में घिरा पड़ा है और अपने को अकेला महसूस कर रहा है। कम से कम मैं तो आप सब लोगों के साथ हर कदम पर आपके साथ हूं इस समस्या में। लेकिन मसला वही उठता है कि यह बेंगलुरु की घटना कोई इकलौती घटना नहीं है। यह सिर्फ एक कानूनी जाल नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम और समाज के रवैये की पोल खोलता है। हमारे सिस्टम और समाज पर एक थप्पड़ है, एक बदनुमा दाग है। एक टैलेंटेड इंजीनियर को दहेज उत्पीड़न 498A और घरेलू हिंसा और एलिमनी मेंटेनेंस जैसे मामलों में फंसे होने के कारण जिस सभ्य समाज में जान देनी पड़े, वह समाज कहीं से सभ्य कहलाने लायक रह जाता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के तमाम कानून हैं। राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जांच गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन जमीनी हकीकत तो अलग है। अगर मैं एनसीआरबी की डाटा, जो सरकारी संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2023 की डाटा की बात करूं, तो खुद एनसीआरबी कहता है कि 498 का मिसयूज होता है और थोड़ा बहुत नहीं, 26% मिसयूज के केसेस एनसीआरबी ने फाइंड की। 1 लाख से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे लिखाए जाते हैं प्रति वर्ष। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये 498A और डीवी एक्ट और मेंटेनेंस और एल्यूनी जैसे कानून जिसका दुरुपयोग ही होना है, जो ब्लैकमेल का साधन बनना है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या इसी उद्देश्य के लिए ये कानून बनाया गया था? अगर हम अमरेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है, राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के अलावा अमरेश कुमार में भी कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड और अननेसेसरी अरेस्ट मस्ट बी अवॉइडेड। बिना बात की, बिना जरूरत की सिर्फ एक FIR हो गई 498A में और डोमेस्टिक वायलेंस में, तो आपको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। के श्रीनिवास वर्सेस के सुनीता 2014 में फिर सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता हुआ नजर आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? इस केस में तो वाइफ को सजा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, झूठे मुकदमे फाइल करने के लिए दहेज की। स्थिति बदली क्या? नहीं बदली। परिणाम वही, ढाक के 3 पात। इसलिए इन तमाम प्रकरण, इन तमाम जजमेंट, इन तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद अगर आपको जरा सा भी खतरा है कि आप इसमें लपेटे जा सकते हैं, आप इस कुचक्र के शिकार हो सकते हैं, तो तुरंत अच्छे वकील से, अनुभवी वकील से कानूनी सलाह लीजिए, साक्ष्य इकट्ठा कीजिए, वो तमाम व्हाट्सएप चैट, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, ट्रांजैक्शन रिसीप्ट और उनको एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रखें। केस लड़ते वक्त आपके यह काम आने वाला है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, यह लड़ाई आर्थिक, समय के साथ साथ मानसिक भी है। तो अगर जरूरत पड़े तो किसी मनोवैज्ञानिक की मदद लीजिए। जरूर समझौते का प्रयास आपको करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। और फिर भी कुछ नहीं हो तो आपको कम से कम अपने अधिकारों की समझ होनी चाहिए, चाहे वो कस्टडी का मामला हो, चाहे वह आपके बच्चों के मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे आपके विजिटेशन राइट्स का मामला हो। इसकी समझ आपको होना चाहिए। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से। पूछूं क्या ये कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? पति को ही क्यों हमेशा अपराधी के कटघरे में खड़ा करते हैं? क्या पुरुषों के लिए भी इन मुद्दों को देखने के बाद, इस तरह की रिपोर्ट को देखने के बाद यह कहना लाजिमी नहीं हो जाता है कि पुरुष की भी सुरक्षा की जरूरत है, पुरुष को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए और उसके लिए कानून बनाए जाए? ये घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि नारी कोई अब अबला नहीं रही। एक तरफ आप कहते हैं इक्विलिटी है, बराबर है, तो फिर यह कानून एक तरफा क्यों है? एक को सुरक्षा देता है और दूसरे को फांसी का फंदा। यह कैसा न्याय है? 2017 में लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था कि 498A को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, लेकिन आज हम 2025 के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं।
कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह बात तक ही रह गई। अगर आप किसी ऐसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह के मामलों में उलझा फंसा पड़ा है और वह इस स्थिति से है, तो कृपया उससे बात करें, उसको मदद दें, उसको मदद लेने के लिए प्रेरित करें। यह बहुत बड़ा सामाजिक सेवा होगा। और यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि इस मुद्दे को हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। एक नंबर नोट करें, नेशनल लीगल एड का नंबर। आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर दूंगा। 15100 नेशनल लीगल एड का नंबर है। यहां से आपको कानूनी मदद मिल सकती है। मानसिक तौर पर अगर आप मदद चाहते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए चाहते हैं, तो नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन को कॉल करें। उसका नंबर है 1800-599। मैं रिपीट करता हूं, 1800-599-0019। डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मैं लेकर आपके सामने आऊं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा लें। और यहाँ पर चलते चलते मैं एक वोटिंग के लिए वोटिंग लाइन भी खोलता हूँ। अलग से भी एक वोटिंग लाइन आएगा कि क्या 498A और DV एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। अपना जवाब हाँ या ना में कमेंट के माध्यम से मुझे दें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।